जो लॉ ऑफ डिमांड अभी तक हमने पढ़ा है उसके विपरीत जो उस लॉ को नहीं मान रहा है, लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा हमने कि अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, या प्राइस घट रहा है और डिमांड भी घट रहा है? बात को समझिए। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इसे हम कहेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई वो दिखाएंगे कि भाई मेरे पास बेल्ट ऐसा, जूता वैसा, इस कंपनी का, इस ब्रांड का, ठीक है, बड़ा महंगा महंगा ब्रांड, जितना ज्यादा कीमत उतना ज्यादा मैं खरीदूंगा, क्योंकि भाई देखो 2000 का घड़ी तो सब खरीदता है। अब कुछ कुछ ब्रांड हो गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो पूरा दुनिया को पता कि यार 2 लाख तो स्टार्टिंग प्राइस होता है इसका, इस ब्रांड का घड़ी का। समझ लो ब्रांड इज एक्स ब्रांड का घड़ी 2 लाख से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ तक जाता है। भैया मैं पैसे वाला हूं यार, मैं कैसे बताऊं गांव को? आई वॉन्ट टू शो माई मनी यार, कम ऑन, कैसे? तो यार मैं घड़ी पहनूंगा एक्स का, मैं जूता पहनूंगा वाई का, मैं बेल्ट पहनूंगा बी का, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। ठीक है, आप समझ गए हो रिच पीपल का क्या एटीट्यूड रहता है। सब कुछ महंगा महंगा, जितना महंगा उतना उनको खरीदना होता है। एंड दीज आर्टिकल्स बिकम मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइसेस गो अप। मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइसेस गो अप, ये कभी सोचा आपने? एक बैग 55,000 रुपया का, मिसेस वर्मा ने 55,000 रुपया का बैग खरीदा और एक पार्टी में गई, तो उनको ये कॉन्फिडेंस था कि जो बैग मेरे पास है, ऐसे 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 आराम से जा रही है, वो बैग तो और कोई खरीद ही नहीं सकता है। बट शी गॉट पिस्ड ऑफ, शी गॉट अनॉयड, वो अपने हस्बैंड से आके लड़ी रात को। पता है आपको आज क्या हुआ मेरे साथ? मैं समझ लो अगर मैं उसका हस्बैंड हूं तो मैं एक्टिंग कर रहा हूं। क्या हुआ जानू? बस पूछिए मत, आज तो मेरा पूरा मूड खराब है, पार्टी में मैं गई थी एकदम, आज तो मन खराब हो गया। अरे भाई क्यों मन खराब हो गया? वो शर्मा आंटी जो नहीं है क्या, उसके पास सेम टू सेम मेरा वाला पर्स, बताओ, सेम टू सेम कलर, ये एकदम घटिया ब्रांड है, मैं तो नहीं खरीदूंगी नेक्स्ट टाइम। तो ये एक काम करो, ये अपने नौकरानी को दे दो, ये एक काम करो, इसको दे दो, उसको दे दो। इतनी अनॉयड हो गई है मैडम। अब मैडम को पर्स खरीदना है दूसरे ब्रांड का जो कि 2.5 लाख रुपए का है, क्योंकि अब मैडम इतनी अनॉयड हो गई कि भाई नहीं, अब तो भाई 2.5 लाख रुपया वाला बैग खरीदेंगे कि अब मैं जब पार्टी में जाऊंगी तो किसी का हिम्मत नहीं हो कि जो बैग मेरे पास हो वो सेम टू सेम बैग किसी और के पास हो, बल्कि लोगों को लगे हे ये कितने का है, हाँ ये ज्यादा नहीं, बस शायद 2.5 लाख रुपए का है। क्या करूं बताओ, पैसे हैं तो बैंक में रखकर क्या होगा, उड़ा लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, भाई मैंने तो मना किया अपने हस्बैंड को, क्यों ऐसा करते हो, क्यों जानू, व्हाई डू यू डू दिस? मतलब वो भी सुनते नहीं है, मानते नहीं है। अब खैर उनको भी पता ना बैग्स मेरी कमजोरी है, सो ही जस्ट गिव विद दिस गिफ्ट टू मी जस्ट कैजुअली, जस्ट कैजुअली। अरे ये कोई मेरा वेडिंग गिफ्ट या एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं, अरे एनिवर्सरी गिफ्ट तो मैं 25 लाख का लूंगी, ये तो ऐसे ही है। तो ये होता है स्नॉब इफेक्ट। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमांड, तुम भाग यहां से, बक लॉ ऑफ डिमांड, जितना दाम बढ़ेगा उतना खरीदूंगी मैं जाके। एंड हेंस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट और प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट takes place as some consumers measure the utility को हम समझेंगे दोस्त नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये यूटिलिटी वर्ड को समझाएंगे आपको। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कुछ कंज्यूमर को लगता है जितना महंगा उतना मेरे काम का। बात को समझो, दैट इज इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी। भाई क्योंकि उनको तो बताना है ना कि मैं बहुत रिच हूं,
जितना ज्यादा महंगा सामान मेरे पास हो उतना ही मैं सर ऐसे उठा के चलूंगी या चलूंगा। सर ऐसे कोई आम जनता दिखेगा ही नहीं उनको। एज सच दे बाई लेस ऑफ दिस कमोडिटी एट लो प्राइस। जब प्राइस गिरता है तो बड़ा तकलीफ हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, अब तो ये डिस्काउंट में आ गया ना। अब ये मॉडल तो आई कैन नॉट कैरी दिस एट द पार्टी। जब मैं खरीदी थी तो 1 लाख रुपए का था, अब ये 60% ऑफ में। अब तो 40-40 हजार के बहुत सारे लोग सेम टू सेम बैग लेकर आ जाएंगे, मेरा इज्जत चला जाएगा। क्या मेरा इज्जत 40 हजार रुपये का? किसको पता कि मैंने 1 लाख में खरीदा था। अब ये 1 लाख का सामान 40 हजार में बिक रहा है। नहीं नहीं, अब अपना भी औकात 40 हजार का हो गया। अगर मैं इस बैग को लेकर घूमूंगी तो लोगों को लगेगा कि ये 40 हजार का बैग मैं डिस्काउंट में खरीदा। नो 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 नो, नाउ दिस बैग आई कैन नॉट कैरी। तो जैसे फ्रेश स्टॉक होता है ना, फ्रेश स्टॉक, फ्रेश स्टॉक विद नो डिस्काउंट, तो ऐसे लोग फ्रेश स्टॉक खरीदने जाते हैं। डायमंड में बहुत जबरदस्त वेबलन इफेक्ट है। महंगा महंगा डायमंड और महंगे लोग अपना प्रेस्टीज, जैसे किसी के वाइफ के हाथ में अगर 50-60 लाख रुपए का अंगूठी नहीं हो तो प्रेस्टीज नहीं आता है। तो और महंगा डायमंड आया तो और महंगा खरीदना है। तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, आई थिंक कि नाउ इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब दोस्त ये एग्जाम्पल को समझिएगा। एक मिस्टर अली अकबर साहब है और उनके पड़ोसी है मिस्टर जगदीश। ठीक है, दोनों अच्छे मित्र है। 25 हजार रुपये का इनका दोनों का आमदनी है। और दोनों साथ में पार्टी वार्टी करते हैं। मीट का शौकीन है। They all love to have meat। और 25 हजार रुपया जब इनका मंथली सैलरी है तो खाने पे इनका फैमिली बजट है 5 हजार रुपये का। ठीक है, और अभी तक ऐसा चल रहा था कि मीट 2 हजार रुपये का आता था और बाकी वेजिटेरियन सामान जो है 3 हजार रुपये का आता था। तो 5 हजार रुपया फैमिली बजट आराम से दोनों दोस्तों का चल रहा था। कुछ महंगाई बढ़ी और ये जो मीट है जो 2 हजार रुपये का था, अब ये मीट लगभग 3 हजार का हुआ। और वेज फूड भी 3 हजार से ज़्यादा होके समझ लो 3,500 का हो गया। तो इससे इनका बजट देखो डिस्टर्ब हो गया। फैमिली बजट था 5 हजार रुपये का, महंगाई होने से फैमिली बजट जो 5 हजार का था अब ये आ गया 6,500 में। और नेक्स्ट मंथ तो भैया कमाल हो गया, और दाम बढ़ गया। मीट हो गया 3,500 रुपये और वेज फूड जो आ रहा था उतना ही क्वांटिटी 4,000 का। तो अब ये हो गया 7,500 रुपया। समझ रहे हो बात को? अब समझ लो मीट प्लस ब्रेड, मीट भी खाएंगे और ब्रेड भी खाएंगे। तो कल को मैं 5 किलो मीट कंज्यूम करता था और इमेजिन करो मैं 5 पीस ब्रेड कंज्यूम करता था। अब क्योंकि मीट अब मेरे लिए कॉस्टली हो गया है, ठीक है, मैं मीट का कंजम्पशन को बंद कर देना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ मीट है और यहाँ वेज में तो तुम्हारा फल सब्जी सब कुछ आ जा रहा है। ठीक है, मीट तो एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। बट ये एक्स्ट्रा चीज पसंद था भैया, मीट पसंद है मेरे को। तो ब्रेड हो या वेजिटेरियन आइटम्स में तो बहुत कुछ आ गया। बट एग्जाम्पल हम सिर्फ एक आइटम को लेकर कर रहे हैं, ब्रेड को। अब क्या है कि 7,500 रुपया लग रहा है खाने पे।
तो हमने ये डिसाइड किया कि मीट का कंजम्पशन को समझ लो एकदम बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए। मीट का दाम अभी समझ लो बढ़ा हुआ, तो चलो 1 महीने हम ये मीट कंज्यूम नहीं करेंगे, वेजिटेरियन कंज्यूम करेंगे। तो कल तक जो हम 5 किलो मीट खा रहे थे वो या तो 1 किलो कर देंगे या 0 कर देंगे। और ये जो ब्रेड है, हालांकि दाम इसका भी बड़ा है दोस्त, ठीक है, ये कल तक 5 पीस खा रहे थे तो ये 10 पीस खाएंगे, क्योंकि पेट तो भरना पड़ेगा ना दोस्त। तो मीट का कंजम्पशन कम कर दिया तो ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ गया है। क्या ये बात क्लियर है? राइट? तो ऐसा भी होता है। तो यही बात हमारे अभी गिफिन साहब बताएंगे कि ऐसा होने से इसका मतलब क्या है। ब्रेड का भी प्राइस बढ़ा है, ब्रेड का भी प्राइस राइज हुआ है, बट ब्रेड के प्राइस राइज होने के बावजूद भी ब्रेड का डिमांड फॉल नहीं किया है, बल्कि ब्रेड का डिमांड इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ब्रेड का दाम अगर बढ़ा है तो मीट का दाम भी तो जबरदस्त बढ़ा है। तो मीट खाना बंद कर देंगे तो जो बजटेड पैसा है उसको ब्रेड में हम इन्वेस्ट करेंगे। घर पे अब ब्रेड ज्यादा खाएंगे, मीट कम खाएंगे, तो दाम बढ़ा है, बढ़े हुए दाम में भी ब्रेड का क्वांटिटी हम ज्यादा लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए एक रीडिंग लगा लेते हैं दोस्त। सच गुड्स which exhibit direct price relationship are called giffen goods। डायरेक्ट प्राइस रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ा है फिर भी डिमांड बढ़ा है, तो क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है दोस्त, ठीक है। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स, ठीक है, क्योंकि गिफन गुड्स में सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंफीरियर गुड जिसके पास सब्सटीट्यूट है तो वो गिफन गुड नहीं है। गिफन गुड वो गुड है जो इंफीरियर है और सब्सटीट्यूट भी नहीं है। इंफीरियर गुड्स ought to have a close substitute, but giffen goods do not. Moreover, the concept of inferior goods is related to the income of the consumer. That is, quantity demanded of an inferior good falls as income rises, prices remaining constant, as against the concept of giffen goods, which is related to the price of the product itself। क्या समझ में आया? गिफन गुड्स में यह बताया जा रहा दोस्त कि गिफन गुड्स वो गुड्स है जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं, ठीक है, जैसे कि कोर्स ग्रेन बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड व्हीट एटसेट्रा। ये एक और चीज बताने की कोशिश की गई है, ये ध्यान से देखिए। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स एज इनकम राइजेस। ये कितना अच्छा बात है। अब जैसे मेरा आमदनी बढ़ गया है, इंफीरियर गुड्स तो चलो, क्योंकि अब मेरा आमदनी बढ़ गया है तो मैं इंफीरियर गुड्स को छोड़ के और महंगा वाला, जैसे मैं मॉडर्न ब्रेड ले रहा था कल तक मैं मॉडर्न ब्रेड ले रहा था, अब मेरा इनकम थोड़ा सा बढ़ गया तो अब मैं बटर लोफ ब्रेड ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे लिए इंफीरियर हो गया। एक ज़माना में पता है टेलीविज़न आया करता था भाई, आप समझ लो 4 से 5 हज़ार रुपये का ब्लैक एंड वाइट टीवी। आज का दिन टेलीविज़न 5 लाख रुपए तक का भी हो गया, आपको पता है। दाम बढ़ रहा है, प्राइस अपने क्या पड़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो 5,000 का टीवी आज 5 लाख हो गया, तो प्राइस बढ़ रहा है, बट क्या डिमांड टीवी का घट रहा है? नहीं जी, डिमांड नहीं घट रहा है। तो इसको कहते हैं कॉन्स्पिक्युअस नेसेसिटीज। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रमजान के महीने में फलों का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपने को पता चला कि रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला कल से, और कल से ये कहीं ना कहीं फल के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस है कि ये जो आम 50 रुपया किलो मिल रहा है, अब ये कल से 70 रुपया किलो हो जाना है। तो डेली मैं 10 किलो खरीदता हूँ,
तो ये नहीं कि मैं 100 किलो खरीद लूंगा, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, ये भी हम पढ़ने वाले, पेरिशेबल नेचर है इसका। तो भी हम कोशिश करके 10 की जगह 30 किलो तो खरीद ही लेंगे। समझे बात? तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज का दाम बढ़ने वाला है, ह्यूमन टेंडेंसी को समझो। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि पेट्रोल का दाम आज रात को 12 बजे से बढ़ जाना है। होता ना, ऐसा अनाउंसमेंट आता है। जब भी ऐसा अनाउंसमेंट आता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाना है, तो पेट्रोल पंप में देखो, हर व्यक्ति अपना मोटरसाइकिल या बाइक, मोटरसाइकिल या बाइक एक ही हो सॉरी, या कार, सब लेकर पहुंच जाते हैं कि दाम बढ़ने वाला है, तो भैया आज कमती दाम में जो मिल रहा है ले लो, ज्यादा से ज्यादा ले लो। कल तक जो बाइक वाला सिर्फ 2 लीटर तेल डलवाता था डेली, आज वो बोलता है बाइक का कैपेसिटी 15 लीटर का अगर टंकी हो, जो भी हो, मैक्सिमम है, भर दे भाई। सो ये चीज तो समझ में आ गया। और अगर रिवर्स करे, अगर दाम गिरने वाला है, आज अगर दाम 50 रुपया है, अपने को लग रहा है कि दाम गिरने वाला है, तो अपने आज अपने क्वांटिटी जो खरीदने वाले नहीं खरीदेंगे, रुक जाओ, सस्ता होने दो ना, तब खरीदेंगे। द लॉ हैज बीन डिराइव्ड assuming consumers to be rational and knowledgeable about market conditions। नया पॉइंट है, ठीक है। However, at times consumer tend to be irrational and make impulsive purchases। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जहां दिमाग से नहीं, भाई बस अभी हमको लेना है, कल दाम गिरने वाला, रुक जाओ, नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे, कुछ भी है मेरे को अभी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई हमसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। विदाउट any rational calculations about the price and usefulness of the product, and in such context the law of demand fails। कहने का मतलब है भैया, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये बुद्धिमान लोगों को ध्यान में रखते हुए बताया गया कि कोई भी इंसान अगर अपना नॉर्मल बुद्धि को अप्लाई करेगा तो वो लॉ ऑफ डिमांड को मानेगा। बट अगर कोई व्यक्ति बोल रहा कि नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है जी, मेरे को अभी करना है तो करना है, ऐसे होते हैं ना, तो उस सिचुएशन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। Demand for necessaries। The law of demand does not apply in the case of necessaries of life, जो एकदम दरकार है, irrespective of price changes। People have to consume the minimum quantities of necessary commodities। ठीक है, एकदम नेसेसरी घर पे जैसे सॉल्ट, राइट। दाम गिर जाए तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट लाएंगे, दाम बढ़ जाए तो ये नहीं कि बहुत कम सॉल्ट लाएंगे, खाने पे जितना नमक चाहिए वो तो चाहिए। सिमिलरली इन प्रैक्टिस अ हाउस होल्ड में डिमांड लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इवन एट अ हायर प्राइस। अब घर पे देखो, जो अपने को खाना खाने के लिए जो आटा चाहिए, वो अपने वो नहीं देखते हैं यार कि आटा 10 रुपया किलो बढ़ गया है तो अब से कल से कम आटा लाओ, प्राइस बढ़ गया तो अब आटा कम लाओ, कम खाएंगे, 4 रोटी की जगह 3 रोटी खाएंगे, सारा दिन इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड को ध्यान में रखते हुए। अब भैया आटा का दाम आधा हो गया है तो कल से बेटे 4 रोटी की जगह तुम्हें 8 रोटी खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से अब तुमको खाना खिलाऊंगी। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है तो बता दो आप मेरे को। नहीं होता है। तो दाम बढ़े या दाम घटे, अब मम्मी को लग रहा है कि भाई मेरा बेटा अब क्लास 6 में चला गया, उसको और ज्यादा खाने की दरकार है, तो मम्मी इकोनॉमिक्स नहीं देखेगी कि किसका दाम कितना बढ़ गया है तो मैं नहीं 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 नहीं, अब भाई जो भी है, बच्चा बड़ा हो गया मेरा, मेरे को ज्यादा कंज्यूम करना है। इज इट क्लियर? तो ये नेसेसरीज है, ये नेसेसरीज। तो नेसेसरीज में ये एप्लीकेबिलिटी है इवन एट द हायर प्राइस, बिकॉज इट में बी इग्नोरेंट ऑफ द रूलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक तो घर के मम्मी लोग को पता भी नहीं रहता कई बार, अगर मम्मी ने बस कह दिया पापा को कि सुनिए जी, सुन रहे हो क्या, 20 किलो आटा, 20 किलो मैदा, 20 किलो बेसन। अरे भाग्यवान, तुम तो 15 किलो मंगाया करती थी। अरे बच्चे बड़े भी तो हो रहे हैं भाई, ठीक है भाई 20 किलो करके। अब हस्बैंड ये नहीं बोलेगा कि देखो 10 रुपया से 15 रुपया हो गया इस बार, तो कुछ कम ले आऊं क्या? पिटाई खानी है उसको। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द लॉ विल नॉट रिमेन वैलिड। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, पावर, गैस एटसेट्रा। ठीक है जी, एकदम नेसेसरीज है। अब आइए बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव गुड्स का। इन द स्पेक्यूलेटिव मार्केट
पर्टिकुलरली इन द मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो बिजनेस साइकिल पढ़ाया था ना, प्लीज इसको याद करिएगा। जो मैंने हाउस का एग्जाम्पल दिया था, हाउस कि जब दाम बढ़ रहा है तो लोग और खरीद रहे हैं, दाम घट रहा है तो कोई नहीं खरीद रहा है, तो प्लीज इसको हाउस वाला एग्जाम्पल से जरूर रिलेट करिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्पेकुलेटिव मार्केट क्या होता है। तो बस जैसे मैंने हाउस का एग्जाम्पल दिया तो यहाँ स्टॉक्स एंड शेयर्स आ गया। सो मोर विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग एंड लेस विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइसेस डिक्लाइन। तो ये दो लाइन को मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम्पल दे के समझाया है बिजनेस साइकिल में। हाउस का एग्जाम्पल है, यहाँ स्टॉक्स एंड शेयर्स का एग्जाम्पल है। तो जिसने वो क्लास कर रखी है तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो मैं इस पर और ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। The law of demand will also fail if there is any significant change in other factors on which demand of a commodity depends. If there is a change in the income of the household, कल तक वर्मा जी का इनकम था 20,000 रुपये, अब वर्मा जी का इनकम हो गया 50,000 रुपया। तो कल तक वर्मा जी से 10 किलो आम खरीदते थे, अब वर्मा जी बोले अरे यार अपना इनकम डबल हो गया, मैं 15 किलो आम खरीदूंगा। तो यहाँ इनकम बढ़ने से डिमांड अपने आप बढ़ गया, ठीक है। इफ देर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड और इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और टेस्ट एंड फैशन में कुछ बदलाव आ गया, द इनवर्स डिमांड एंड प्राइस रिलेशन मे नॉट होल्ड गुड। तो ये सब अदर फैक्टर्स जो अभी तक हम जिनको खामोश करके रखे हैं, अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी तक तो हमने उनका बात शुरू ही नहीं किया है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि अदर फैक्टर्स जिनको हम चुपचाप बोले थे कि तुम चुपचाप बैठे रहो, जब अदर फैक्टर्स में कुछ बदलाव आता है तो क्या डिमांड वही रहता है या डिमांड चेंज हो जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को देखना है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या अपने लिख देते हैं डिमांड इंक्रीजेस इज इक्वल टू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का तो मतलब ही होता है दोस्त, अरे यार कितने एक्सपैंड हो गए, कितने मोटे हो गए हो तुम। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, फैल गए हो, बढ़ गया है। तो इंक्रीज और एक्सपेंशन एक ही मीनिंग है, बट देखो भाई अपने को पता होना चाहिए। एंड व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, ये अपने को पता है, प्राइस गिरे बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, डिमांड घटेगा। वी से दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अच्छा, तो इंक्रीज अगर डिमांड घटेगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, चिपकना, कोई चीज छोटा होना। चिपकना तो मतलब स्टिक करना, कॉन्ट्रैक्शन किसी चीज को छोटा कर देना। एक इलास्टिक से इलास्टिक लो, उसको ऐसे टानोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझ लो वो छोटा हो रहा है। द फिगर शोज दैट व्हेन प्राइस इज ओपी, प्राइस ओपी है मतलब प्राइस यहाँ से जीरो है, ये ओ एंड पी, ठीक है। जब ये प्राइस है, लेट से ये 5 रुपया का प्राइस है, ठीक है, एक एग्जांपल पी ओ पी, देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ एम। तो ये ओ एम यहाँ तक, ठीक है। ओ एम को समझ लो, यहां पर समझ लो 100 पीस। गिवन अदर थिंग्स इक्वल, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ओह गलती कर दिया जी मैंने, ओ पी को, पी यहां पर है, सॉरी पी यहां पर है, तो ये 5 रुपया, ठीक है। तो ये अपना यहां पर है, ठीक है, हाँ जी। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओ पी डैश, तो ये है इंक्रीज इन प्राइस, समझ लो 6 रुपया। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स टू ओ एल, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मतलब ये यहां आ जाएगा। तो अब ये 100 था, अब ये समझ लो हो गया 80। वी से दैट देयर इज अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये ओ एल हो गया, तो ये 100 का 80 हो गया। जब 100 का 80 होगा, कम होगा, तो उसको भैया बोलते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इतना ही सब बात है। जब 80 का 100 होगा तो बोलेंगे डिमांड एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये दो शब्द से आपको मिलाना था, तो मिला दिया मैंने।
यहाँ 150, यहाँ पर है 100, और लेट्स से यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 5 रुपया, यहाँ पर है 3 रुपया, और यहाँ पर है 7 रुपया। देखो सिर्फ टेक्निकल एक वर्ड समझाना है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। जब दाम 3 रुपया होता है तो हम 150 पीस का डिमांड रखते हैं। जैसे ही दाम 7 रुपया हुआ तो 150 से हम डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 50। अब आपको अगर मैं ये बात बोलूं कि जब मेरा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करता है, अभी एक बात बताओ, जब प्राइस 3 रुपया से 7 रुपया हुआ, प्राइस 3 रुपया से 7 रुपया हुआ, तो मेरा डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा जी? क्योंकि पहले 150 था, अब मेरा डिमांड हो गया 50। तो जब 150 से 50 में हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिमांड। यहां तक अभी तक कोई समस्या किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक लाइन और सिखाने वाला हूं कि जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो डॉट है इसका मूवमेंट, ये डॉट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। देख लो, 3 रुपया पे था 150, 7 रुपया पे है दोस्त सिर्फ 50। तो ये जो डॉट है डिमांड कर्व पे, ये जो डॉट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब 3 रुपए से 7 रुपया का जर्नी में हम थे तो 3 रुपया पे 150 पीस था, 7 रुपया पे 50 पीस था। इसे कहते हैं डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इस डॉट का देख लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसे हम अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ये चीज अपने को अगर समझ में आ जाए, और नहीं समझने वाला कोई बात नहीं है, तो दोस्त भाषा समझना जरूरी है। मैं बार बार समझा रहा हूं, इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज है अपने को ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि लैंग्वेज अगर अब हम अगर आपसे ये पूछें कि देर इज एन अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, बताओ राहुल ये क्या मतलब है इसका? सर मुझे क्या मालूम सर, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट? अरे सर मेरे को तो नहीं आता है सर, ये तो बहुत हार्ड बात बोल दी है, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट। तो एक बार लगता है कि भाई ये बड़ा भारी भरकम चीज है, बट देखो ये क्या भारी है, कितना ज्यादा इजी है दोस्त। मैं तो बार बार कह रहा हूं इकोनॉमिक्स में आपको पूरा नंबर लेना है, पूरा नंबर मतलब फुल मार्क्स, ठीक है। सो ये बहुत टेक्निकल है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो ये अपवर्ड मूवमेंट समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। अब देखो इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, ठीक है दोस्त। अब अपने थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। अब समझ लो कि पहले दाम था 7 रुपया, 7 रुपया में क्वांटिटी डिमांडेड था 50 पीस, दाम घट गया 3 रुपया, क्वांटिटी डिमांडेड 150 पीस। तो 50 से 150 मतलब अरे भैया एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है जी, एक्सपेंशन, डिमांड एक्सपेंशन। इस डॉट से इस डॉट पे आया, 7 से 3 पे आने के लिए दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो भैया इसी डिमांड कर्व में देखो भैया, आगे चल के ये सीखना है। अभी ये जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको अपने क्या कहते हैं पता है? मूवमेंट। एक बात बताओ, पहले मैंने आपको क्या सिखाया? पहले मैंने आपको सिखाया अपवर्ड मूवमेंट। अब दोस्त अपवर्ड मूवमेंट कब होता है?
अभी समझ लो, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, मैं भी भूल गया आपके जैसे। अच्छा, अपवर्ड मूवमेंट, अच्छा रुको। अपवर्ड मूवमेंट मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पर है और उसको यहाँ आना है तो अपवर्ड मूवमेंट है। इसका मतलब अगर पॉइंट यहाँ है तो 3 रुपया है, 3 रुपया से ऊपर आए तो 7 रुपया। अच्छा अच्छा, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब सर प्राइस अगर राइज होगा तो, अच्छा अच्छा, डिमांड यहाँ 150 था, डिमांड यहाँ 50 है सर, प्राइस राइज होगा, डिमांड फॉल होगा। डिमांड फॉल होगा तो सर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और सर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर अपवर्ड मूवमेंट होगा। मैं बोल रहा हूं रटो मत, ये चीज अगर आपको टेक्निकली दिख रहा है, जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको सिर्फ दिख रहा है दोस्त, इफ यू कैन ओनली सी, प्लीज अपने आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कहीं कंफ्यूज हो जाओ, अपने आप खुद से बनाना, खुद से बना के एकदम ठंडा दिमाग से देखना कि भैया ये प्राइस ऊपर हो रहा है, डिमांड नीचे हो रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और मूवमेंट को खुद देख लेना, खुद चेक कर लेना, उसी दिन संग संग चेक कर लेना। इसका मतलब जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसको तो दिमाग में रखना भी नहीं है, रटना भी नहीं है, सिर्फ देख लेना है, समझना भी नहीं है, खुद से करके देख लेना भाई, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ये दो ही तो मूवमेंट होगा। हाँ जी सर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो उस हिसाब से मूवमेंट होगा, ठीक है, ठीक है जी। ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो भी हो रहा है, ये जो भी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो इसी डिमांड के इसी कर्व में हो रहा है। देखो ध्यान देना, इसको कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर लोगे आप, इसको यहां ऐसे कर लो, ठीक है, और लेट से यहाँ 3 रुपया है, यहाँ 5 रुपया है, यहाँ 7 रुपया है। तो अब अगर आप ये अपने आप से भी देखोगे ना, इस कर्व का मजा क्या है, इकोनॉमिक्स में यही मजा होता है कि अगर आपको 3-4 पॉइंट पता है तो बाकी जो नहीं भी पता है, समझो मैजिक, समझो मैजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझ लो प्लीज, वंस एंड फॉर ऑल समझ लो। कर्व और क्यों बनाते हैं हम लोग, बहुत बच्चों का दिमाग में होगा ये, इसका वैल्यू क्या है, आज बताएंगे इसका वैल्यू क्या है। क्या आप जानने के लिए रेडी हो दोस्त? होता क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 प्राइस पॉइंट है आपके पास। लेट से आपके पास प्राइस पॉइंट है एक 3 रुपया, एक प्राइस पॉइंट है 5 रुपया, एक प्राइस पॉइंट है 7 रुपया। मेरे से पूछो ना दोस्त कि सर अगर 4 रुपया हो तो क्या हो, सर अगर 5.5 रुपया हो तो क्या हो, ये कौन पूछेगा? आप लोग पूछोगे भाई, क्यों नहीं पूछते हो? जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसी को देख रहे हो, पूछो ना मेरे दोस्त, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? सर अपने पास 3 आंकड़े हैं, 3 रुपया पे सर 150 पीस का डिमांड है, सर 5 रुपये पे 100 पीस का डिमांड है, और सर 7 रुपये पे 50 पीस का डिमांड है। तो सर हमारे पास 3 पॉइंट आया, 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये आया सर, एक पॉइंट ये आया सर, और एक पॉइंट ये आया सर। इस 3 डॉट्स को जोड़ के सर हमने ये एक डिमांड कर्व बना लिया सर, ठीक है। अब दोस्त ये डिमांड कर्व जो मैजिक है, ये मैजिकल कर्व है, समझो मेरा बात को दोस्त, ये मैजिकल कर्व है, ये बेवकूफी नहीं चल रहा है, ये इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई हो रहा है कर्व के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, इसका मजा तो देखो। आज मजा सिखाएंगे आपको कि क्या मजा आता है। अब देखो मजा सीखना आपको। अब इमेजिन करो ये पॉइंट आपके पास यहां तक का है, 150 का पॉइंट ये है ना, 150 का पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ 150। कर्व तो और नीचे है, और नीचे टान लो, और नीचे टान लो, अपने को क्या है, ये पॉइंट अगर यहां देखेंगे हम, अब ये जो 150 यहां है, 200 यहां है, 250 यहां है, 300 यहां है, तो 300 को अगर हम देखेंगे, इसको यहां मारेंगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ 300। तो क्वांटिटी डिमांडेड 300। चलो मजा आ गया। सर 300 का डिमांड कब होगा सर, किस दाम पे होगा? अच्छा किस दाम पे चाहिए, ये है मैजिक। कहीं ना कहीं शायद ये 1.5 रुपया अगर हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड 300 हो जाए। अगर कहीं ना कहीं और ऊपर जाए और यहां आ जाए हम, तो इसको देखो,
शायद अपने को अंदाजा हो जाएगा ये शायद 10 से 15 यूनिट है और ये 7 की जगह शायद 10 रुपया है। तो अगर प्राइस 10 रुपीज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड 15 हो जाएगा। जो नहीं पता है वो भी ग्राफ में डाल के पता कर सकते हैं। चलो, टेक केयर, बाय बाय।